दोस्तों, अगर हम देखें तो इंडिया में हम जितना भी नॉर्थ की तरफ जाएंगे उतना ही हम गरीब लोग देखेंगे, और जितना भी साउथ की तरफ जाएंगे उतना ही अमीर लोग देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये सुनने में बहुत ही अजीब लगता है। किसी भी कंट्री में अमीर या गरीब लोग होना कोई डिफरेंट बात नहीं है। दुनिया में लगभग हर कंट्री में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा जियोग्राफिकली डिवाइडेड होना बहुत ही सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग होता है। आपको शायद ही पता होगा, लेकिन आइए दोस्तों और एक बार हम लोग इसे गहराई से समझते हैं। तो पहले देखते हैं इंडिया में कहाँ कितना गरीबी है, लेकिन इससे पहले ये नाम सुनिए और बताइए ये लोग कौन सा स्टेट से है। शिव नाडार, मिस्टर नारायण मूर्ति, लक्ष्मी मित्तल और गौतम अडानी, ये लोगों को परिचय देने का कोई जरूरत नहीं है। ये लोग इंडिया का अमीर इंसानों में गिनी जाती है, लेकिन अमीर होने का साथ साथ और एक फैक्टर है कि जो इन सब में कॉमन है, और ये है कि ये इंडिया का साउथ, सेंट्रल नहीं तो वेस्ट इंडिया से बिलोंग करती है। और भी हैरानी की बात यह है कि ईस्टर्न या तो नॉर्दर्न में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इंडिया का टॉप 10 रिस्ट का लिस्ट में आ सके, यानी कि कोई टाटा अंबानी जैसा इंडस्ट्री लिस्ट नहीं है। तो फाइनली ये रही डेटा। नीति आयोग ने 2021 में जो गरीबी का लिस्ट निकाली, उसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय, आसाम एक्सेट्रा जैसे नॉर्थ और ईस्ट की स्टेट में गरीबी ज्यादा है, जबकि पंडिचेरी, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे साउथ की स्टेट में गरीबी कम है। हालांकि नॉर्थ की कोई स्टेट जैसे दिल्ली और चंडीगढ़ में गरीबी कम दिखाई देती है। पर ऐसा है क्यों? 2022 में इंडिया का टोटल पॉपुलेशन थी 141 करोड़, जबकि इंडिया का 50% लोग नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया में रहते हैं और बाकी 50% वेस्ट, सेंट्रल और साउथ इंडिया में रहते हैं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स दोनों साइड में बराबर है। फिर भी साउथ और सेंट्रल इंडिया का लोग अमीर है और नॉर्थ और ईस्ट में गरीबी ज्यादा है। इसकी रीजन को हम डेटा की मदद से देखते हैं। देखिए, किसी भी कंट्री या स्टेट की इकोनॉमिक सिचुएशन समझना है तो हमें जीडीपी की टर्म्स में समझना पड़ेगा। जैसे कोई कंट्री का जीडीपी होता है, ऐसे ही हम स्टेट के भी जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। अगर हम स्टेट बाय जीडीपी देखें तो हमें कुछ ऐसी पिक्चर्स दिखाई देगी। स्टेट्स की जीडीपी से क्लियर नजर आ रहा है कि साउदर्न और वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया की जीडीपी ज्यादा है। जितना हम नॉर्दर्न और ईस्टर्न की ओर बढ़ते हैं, जीडीपी कम होना स्टार्ट हो जाता है। पर जीडीपी को हम इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा है? क्योंकि जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब है कि एक साल में उस देश या स्टेट्स ने कितना पैसा बनाया हर सामान या सर्विस को बेचकर। अभी ये पैसे बन सकते हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्ट से एक्सेट्रा। अगर हम ये आम आदमी के नज़र से देखना चाहते हैं तो हमें हर इंडियन स्टेट्स के एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में क्या सिचुएशन है देखना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं दो सेक्टर के साथ एक आम आदमी सीधा जुड़ा होता है। तो आइए पहले हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं। जीडीपी में नीचे रहने वाली स्टेट्स की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा है और ऊपर रहने वाली स्टेट्स की कम, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए था। ऐसा क्यों है? पहले हम देखते हैं कि ये स्टेट्स इंडस्ट्रीज में कहाँ पर है। इस पिक्चर में टोटल ऑपोजिट पिक्चर को देखने को मिल रहा है। जीडीपी में ऊपर रहने वाले स्टेट्स में इंडस्ट्रीज ज्यादा है और नीचे रहने वाले स्टेट्स में इंडस्ट्रीज कम है। मतलब नॉर्थ के और ईस्ट के जो स्टेट्स है वो ज्यादा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर, और साउथ, सेंट्रल या वेस्ट की जो स्टेट्स है वो ज्यादा डिपेंडेंट है इंडस्ट्रीज के ऊपर। अगर हम साउथ के 5 स्टेट्स की इंडस्ट्रीज को कंपेयर करें तो उनमें 1447 इंडस्ट्रीज पार्क है, जो कि पूरे इंडिया का 37% है। इस डेटा से साफ क्लियर है कि जहाँ पे इंडस्ट्री ज्यादा है वो इंडियन स्टेट्स में अमीर भी ज्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है और इकोनॉमी में ग्रोथ लाता है, और इसका सीधा असर स्टेट्स की डेवलपमेंट पर पड़ती है। वही एग्रीकल्चर तो नेसेसरी है ही, लेकिन उसकी अपनी कुछ लिमिटेशन है। फर्स्ट, एग्रीकल्चर नेचुरल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, जैसे कि वेदर, क्लाइमेट, सॉइल कंपोजिशन, और उसका साथ साथ नेचर पर भी, यानी कि बारिश पड़ेगी या सूखा रहेगा। इसलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अनप्रोडक्टेबल है। अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो इनकम भी कम ही होगी। सेकेंड, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम या ज्यादा हो रहा है, ये इस पर भी डिपेंड करती है कि एडवांस मेथड यूज कर रहा है या नहीं। हालांकि ग्रीन रेगुलेशन के बाद इंडिया की एग्रीकल्चर में खास ग्रोथ हुई थी, पर अगर इसे दुनिया की दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर करें तो अभी भी हम पीछे है। दूसरे कंट्री जैसे कि चाइना, यूएस एग्रीकल्चर को काफी ऑटोमेट कर दिया है। यही पर इंडिया का एग्रीकल्चर अभी भी ज्यादातर लेबर इंटेंसिव है और हमें लोगों की जरूरत पड़ती है। इसका साथ ही जो चाइना और
यूएस में खेती बाड़ी की जमीन है उन्हें कम्प्लीटली एजुकेशन प्रोवाइड की गई है, पर इंडिया में अभी भी हमारे लोग बारिश का ही इंतजार करती है, खासकर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में भी, यानी फल सब्जियां वगैरह जहाँ से ज्यादा रेवेन्यू आता है वहाँ भी हम यूएसए और चाइना से पीछे है। थर्ड, एग्रीकल्चर सीजन पर भी डिपेंडेंट है, यानी कि खेती से जुड़े लोगों का पास पूरे साल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एग्रीकल्चर में सिर्फ उन्हें उस सीजन में ही एम्प्लॉयमेंट मिलती है। ये सिर्फ कुछ रीजन है एग्रीकल्चर डिपेंडेंट स्टेट्स की पूर्ण होने का पीछे। इसका बाद हम ये भी देख सकते हैं कि एक स्टेट्स कितना अमीर है इस पर भी डिपेंड करता है कि उस स्टेट का लोगों का एजुकेटेड लेवल क्या है और वहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है। रिसर्च बताते हैं कि हाई एजुकेशन या हाईली एजुकेटेड पॉपुलेशन को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि एजुकेटेड वर्कर मुश्किल काम को भी जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा ज्यादा एफिशिएंटली कर सकता है और नई सोच और तरीकों की ज्यादा इज्जत भी करेगा। इवन कि एक ग्रेजुएटेड इंसान एग्रीकल्चर को भी करता है तो उसमें लेटेस्ट मेथड यूज करने की कोशिश करेगा। तो आइए डेटा देखते हैं कि एजुकेशन के मामले में इंडियन स्टेट्स कैसे परफॉर्म कर रहा है। कंपैरिजन साफ है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गुजरात जैसे स्टेट्स जो कि जीडीपी में आगे है, वहाँ पर ग्रेजुएटेड पॉपुलेशन रेट भी ज्यादा है। यानी इससे ये क्लियर है कि हाई एजुकेशन रेट्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेट की इकोनॉमी ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम में से कोई लोग सोच रहे होंगे कि इंडिया तो एक ही कंट्री है, फिर कुछ स्टेट्स में एग्रीकल्चर ज्यादा हो रहा है और कुछ स्टेट्स में कम, ऐसा क्यों है? इसका बारे में जानने के लिए हमें इंडिया की जियोग्राफी को समझना पड़ेगा। इंडिया का नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में फैला हुआ है दुनिया का सबसे ऊंची पहाड़ हिमालय रेंज। हिमालय रेंज एक दीवार की तरह एक्ट करता है। ये चाइना और तिब्बत की तरफ से आने वाली सूखी ठंड हवा को रोकती है, इसलिए उत्तर प्रदेश या वेस्ट बंगाल में उतने ज्यादा ठंड नहीं पड़ती जितना कि लद्दाख, तिब्बत जैसी जगह पर पड़ती है। वही दूसरी तरफ से वेस्ट और ईस्ट की तरफ से आने वाले गर्म हवा को चाइना और तिब्बत की तरफ जाने से रोकता है। इस वजह से ये गर्म गीली हवा नॉर्दर्न और ईस्टर्न स्टेट्स में बारिश करवाती है। इसके साथ हिमालय और ग्लेशियर से निकलने वाली नदियाँ ऑलमोस्ट पूरे साल भरी रहती है। पानी की कमी न होने की वजह से ईस्टर्न और नॉर्दर्न स्टेट्स में जमीन ज्यादा फर्टाइल है और खेती बाड़ी ज्यादा होती है। वही अगर हम साउथ और सेंट्रल स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर कम ऊंचाई वाली ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के हिल्स कम ऊंचाई के वजह से ये रेंजेस समुद्र तरफ से आने वाली गीली हवा को ज्यादा रोक नहीं पाता है और सिर्फ कोस्टल एरिया में ही हल्के बारिश करवाता है। इसका साथ इन रेंजेस में ग्लेशियर्स भी नहीं है, तो साउथ और सेंट्रल इंडिया की नदियों में पानी सिर्फ बारिश के लिए ही आता है। यानी कि ईस्टर्न और नॉर्दर्न स्टेट जैसे भरपूर पानी और उपजाऊ जमीन के रिसोर्सेस इन स्टेट्स के पास है ही नहीं, और इन जियोग्राफिकल रीजन की वजह से हमें ईस्टर्न और नॉर्दर्न स्टेट्स में ज्यादा एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। साउदर्न और वेस्टर्न इंडिया का पास एग्रीकल्चर रिसोर्सेस पहले से ही कम है, इसलिए उन्होंने ट्रेड पर ज्यादा ध्यान दिया। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर किसी रीजन के पास एग्रीकल्चर रिसोर्सेस ना हो तो उन्हें अपनी ट्रेडिंग पोटेंशियल को बहुत ज्यादा इंक्रीज करना ही पड़ेगा अगर उन्हें डेवलप होना है तो। यहाँ पर हम जापान का एग्जांपल ले सकते हैं। 2020 में एग्रीकल्चर से जापान को जीडीपी मिली सिर्फ 1.04%, जबकि इंडस्ट्रीज से मिली 29% और सर्विस सेक्टर से मिली 69%। एग्रीकल्चर में पीछे होने के बाद भी जापान दुनिया का सबसे जीडीपी वाला देशों में आता है, यानी कि दुनिया की 3rd पोजीशन में, और रीजन है उनका टेक्नोलॉजिकल एडवांस मेथड, ट्रेड और बिजनेसेस।